हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। हम बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 की। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो के पार्ट नंबर 1 में देख लिया था। ये पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें हम कंसेप्ट से इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसेप्ट: Management is a very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprises. Any enterprise में management का काम क्या होता है? अलग अलग activities का charge, control अपने पास लेने का होता है. As you have seen from the above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एक तो टाटा वाला और दूसरा एक एक वुमेन का पढ़ा था हमने, स्मृति का। सो दोनों ही केस में क्या था, अगर ग्रुप ऑफ पीपल है ना तो आपको उनको मैनेज तो करना ही रहेगा। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि सबके एफर्ट्स को एक प्रॉपर गोल के डायरेक्शन में हमें लेकर जाना होता है। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness, with the least amount of resources at a minimum cost, that is efficiency. अब 2 वर्ड्स यहाँ पर नए आए हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है सबसे मिनिमम कॉस्ट लगा के आपने उस काम को करा, एंड इफेक्टिवनेस इज टाइम पे कंप्लीट करा। अगर आपको मैं 10 साल दे दूँ एक काम करने के लिए तो उसको आप इफेक्टिव नहीं बोलोगे, बिकॉज 10 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो काम आप एक दिन में कर सकते हो, अगर आप उसको एक ही दिन में कंप्लीट कर रहे हो, देन वी कैन से दैट यू आर इफेक्टिव। एंड एफिशिएंट कब बोलेंगे? आप चलो एक दिन में तो करा आपने काम, लेकिन कॉस्ट जो है वो ट्रिपल या 4 टाइम्स लगा दी, तो उससे भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमको दोनों चीज़ें यूज़ करनी होती है। हमें इफेक्टिव भी होना है अपने बिजनेस में, एंड एट द सेम टाइम हमें एफिशिएंट भी रहना होगा। Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? दूसरों से काम कराना। किस तरीके से? ताकि वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। We need to analyze this definition. Therefore, there are certain terms which require elaboration. Elaboration मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ वर्ड्स का। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, process, effectively and efficiently. The first one is process. In the definition means the primary function or activities that management performs to get things done. Process क्या होता है? वो activities, जो basic activities जो management use करता है किसी भी काम को कराने के लिए। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling, which we will discuss later in the chapter in the book. इस चैप्टर में या फिर उस बुक में हम लोग इस प्रोसेस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हम डिटेल में लर्न करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक मोटा मोटा सा आपको समझा दिया कि प्रोसेस क्या होता है। जो भी आपने काम किया है, जिस तरीके से करा है, दैट इज़ योर प्रोसेस। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. Effectiveness in the management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. इफेक्टिव का मतलब काम पूरा होना चाहिए आपका। जिस तरीके से काम हमने प्लान करा है उस तरीके से पूरा काम अगर कंप्लीट होता है, दैट मीन्स आप इफेक्टिव तो हैं। तो इफेक्टिवनेस में एंड रिजल्ट पे फोकस करा, काम पूरा हुआ या नहीं, हाँ या ना। अगर ये आंसर आपने दे दिया तो वो इफेक्टिवनेस हो गया। बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो, that is being efficient, or as we say, doing work efficiently. सिर्फ इफेक्टिव होना ही एकमात्र तरीका नहीं होता है। सेकंड इज योर एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो अब एफिशिएंसी क्या होती है वो देख लो। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। सही तरीके से करना और सबसे कम कॉस्टिंग में करना इज योर एफिशिएंसी. There is a kind of cost-benefit analysis involved and the relationship between inputs and outputs.
इनपुट्स मीन्स जो चीज़ें आप बिजनेस में लगा रहे हो, एंड आउटपुट जो उससे आपको प्रॉफिट या फिर जो आपको फाइनल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर आउटपुट. तो उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, दैट इज द इनपुट्स, more benefits are derived, that is the output, then efficiency has increased. अब efficiency अच्छी है ऐसा कम हम कब बोलेंगे? जो हम इनपुट लगा रहे बिजनेस में वो तो क्या है, कम है, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है अगर वो ज़्यादा है, दैट मीन्स आई एम वेरी एफिशिएंट in my work. Efficiency is also increased when for the same benefit or output, fewer resources are used and less costs are incurred. अगर एक ही काम को करने के लिए सामने वाला तो 10 रुपये लगा रहा है और मैंने उसको 6 रुपये में ही कर दिया, तो मैं इफेक्टिव हो जाऊंगी, यहाँ पर एफिशिएंट हो जाऊंगी. तो एफिशिएंसी कॉस्ट से भी आती है. एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड when for the same benefit or output fewer resources are used and less costs are incurred. कम पैसे लग रहे हैं हमको उस काम को कराने के लिए. Input resources are money, material, equipment and persons required to do a particular task. Obviously, management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profits. Input क्या क्या लगाओगे? सबसे पहले तो हमें पैसा चाहिए, पैसे के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं होता. दूसरा रॉ मटेरियल, जो चीज़ बनानी है उसका रॉ मटेरियल चाहिए. थर्ड इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह. एंड फोर्थ इज योर पर्सन, जो वो काम को करेगा. अगर इतनी चीज़ें आपके पास है, यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस. देन मैनेजमेंट किस चीज़ से कंसर्न है कि हमें एफिशिएंट यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज का. बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. किसी भी इंसान का मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि मुझे तो लॉस हो जाए बिजनेस में. सब चाहते हैं कि हम तो हायर से हायर प्रॉफिट्स बिजनेस में अर्न करेंगे. इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस है ताकि इसको हम क्लियरली समझ लें. दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड. अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी है, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. For management, it is important to be both effective and efficient. अगर आप दोनों हो, effective भी हो, efficient भी हो, then only we can say that you are doing a good management. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों. But these two aspects need to be balanced and management at times. टाइम टू टाइम हमें क्या करना है? इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए ही अपने बिजनेस को रन करना होता है. एट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी. अब बहुत बार हमें इफ़ेक्टिव होने के लिए एफिशिएंसी को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, दैट इज़ कंप्लीट द टास्क बट एट अ हायर कॉस्ट. ये बहुत इजी काम है. अगर किसी ने आपको बोल दिया आज के आज ये काम हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा कॉस्ट लगा के तो 110% मैं वो काम आज कर सकती हूँ. तो मैं ईजिली इफ़ेक्टिव तो बन गई. कब बनी? जब मैंने एफिशिएंसी को इग्नोर कर दिया. एफिशिएंसी ने क्या बोला? भाई एफिशिएंसी क्या थी कि मुझे कॉस्टिंग भी कम करनी है, और इफ़ेक्टिव क्या है कि टाइम पर काम कंप्लीट करना है. तो यहाँ आप ज़्यादा पैसे लगाकर इफेक्टिव तो हो गए लेकिन एफिशिएंसी को आपने इग्नोर कर दिया. सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5,000 यूनिट्स इन अ ईयर. टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम. द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. अब एक कंपनी है जिसने अपने साल भर का टारगेट फिक्स कर दिया है, 5,000 यूनिट्स मुझे एक साल में प्रोड्यूस करनी है. अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर फेलियर है, बार बार लाइट जा रही है. इसकी वजह से वो ये काम पूरा तो उसने करा लेकिन कॉस्ट ज़रा सी ज़्यादा लग गई है. इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव. इफेक्टिव क्यों? क्योंकि काम टाइम पे कंप्लीट करा, बट नॉट सो एफिशिएंट. एफिशिएंट नहीं था वो क्योंकि कॉस्ट उसने ज़्यादा लगा दी. सिंस फॉर द सेम आउटपुट
more inputs were used. आउटपुट तो उतना ही मिला ना. अगर पावर आउटेज नहीं होता तो नॉर्मल केस में भी आउटपुट उतना ही मिलता. आज पावर आउटेज था, आपके पास चलो एक रीज़न मिल गया, उसको सॉल्व करने के लिए आपने ज़्यादा पैसे लगा लिए, लेकिन ज़्यादा पैसे लगाने के बाद आपका आउटपुट तो नहीं चेंज हुआ. आउटपुट तो अभी भी उतना ही है. इसका मतलब इनपुट ज़्यादा करने के बावजूद भी आपके आउटपुट पर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो हम कैसे बोल दें कि आप एफिशिएंट हो. At times, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is, cutting down cost, but not achieving the target production. बहुत कम केसेस में ही ऐसा होता है जब बिजनेस ये फोकस करे कि ठीक है यार, एक दिन और लग जाने दो ज़्यादा, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. बिकॉज मोस्टली बिजनेसेस में आपको डेडलाइंस वगैरह फुलफिल करना होता है. तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं होता है बिजनेसेस का कि वो टाइम ज़्यादा लग जाने दे. फिर भी कुछ केसेस में आप ऐसा कर सकते हो जब आपने टाइम ज़्यादा कर दिया लेकिन आपने अपनी कॉस्टिंग को नहीं बढ़ाया. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market. अब क्या हुआ, मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक दिन ज़्यादा इंक्रीज करवा दिया कि चलो कोई बात नहीं, आज की जगह कल मेरा डेडलाइन फुलफिल हो जाएगी. इस चक्कर में मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लेट पहुंचा. लेट पहुंचने की वजह से मेरे कॉम्पिटिटर ने जो मेरे कस्टमर्स थे उनको मुझसे छीन लिया. वो ले गया मेरे कस्टमर्स. अब एक बार मेरे कस्टमर्स गए तो मुझे वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा. तो ये मेरे लिए लॉस हो गया. मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो मार्केट में गिर गई. मैं इधर तो पैसे बचाने के चक्कर में मैंने एक दिन ज़्यादा लगने दिया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे तो उल्टा लॉस हो गया. क्यों लॉस हो गया? क्योंकि अगर प्रोडक्ट टाइम पर मार्केट में आ जाता तो मेरे जो कस्टमर्स आज मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए वो तो नहीं जाते. आगे देखते हैं. दिस इज अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट. अब इस केस में आप एफिशिएंट तो हो गए, पैसे बचा लिए आपने, लेकिन आप इफेक्टिव नहीं हो, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करा. Therefore, it is for management to achieve goals effectiveness with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. अब शायद आपको इसका नीड समझ में आई होगी कि हमें क्यों बैलेंस क्रिएट करके रखना होता है बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और यही हमारे मैनेजमेंट का काम होता है. यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस विच इज़ द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स. जितने भी मैनेजर्स हैं, किस उम्मीद से वो काम करने उतरते हैं कि मुझे इफेक्टिवनेस भी सबसे बेस्ट मिलेगी, एफिशिएंसी भी सबसे बेस्ट करनी है. यही गोल होना चाहिए हर मैनेजर का. बट undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो एफिशिएंसी को और उधर इफेक्टिवनेस को इग्नोर कर रहे हो, उससे आपका बिजनेस रन नहीं हो सकता. पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. एक बिजनेस क्यों रन नहीं कर पाता? या तो आपकी एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी कम होना होता है इनएफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस का कम होना बन जाता है इनइफेक्टिवनेस. तो ये दोनों आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव साबित होते हैं. इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जो कि इस के पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी. दूसरा इस वीडियो से इम्पोर्टेंट है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में समझना. इसके बीच में डिफरेंसेस इजीली समझ में आने चाहिए. एक जगह आप कॉस्ट कम कर रहे हो, एक जगह टाइम, एकदम टाइम पर आप चीज़ें दे रहे हो. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. एनसीईआरटी की बुक्स में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, हमें समझना तो पूरा है, लेकिन फिर उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है
ताकि हम बार बार पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया सो दैट इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल जाए, नेक्स्ट टाइम सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट पर फोकस करेंगे आप। Now comes characteristics of management. After going through some of the definitions, we find some elements that may be called the basic characteristics of management. अब ये कुछ characteristics हैं जो कि as a management बहुत ज़्यादा basic होते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए. Number 1 is management is a goal oriented process. नाम से ही clear है, अगर आपको manage करना है तो मैनेज कब करोगे? जब आपके पास कोई गोल हो। अगर आपको किसी ने बता दिया यार तुझे 1 साल में, जैसे अपने एग्जाम्पल पढ़ा था, 5000 यूनिट्स कंप्लीट करके देनी है, जब मेरे पास टारगेट होगा तभी तो मैं चीज़ों को मैनेज करूँगी टू अचीव दैट टारगेट। तो गोल तो होना ही चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स which are the basic reason for its existence. These should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. For example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of the Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving these goals. अब यहाँ बात क्या कर रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक गोल्स होते हैं जो उन्होंने पहले से सेट कर रखे होते हैं, और वही रीज़न है जिसकी वजह से आज वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है। वो क्लियरली स्टेटेड गोल्स होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अगर आप इन्हीं गोल्स को ही छुपा कर रखोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमको अचीव क्या करना है, हमें हमारा जो एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में देने हैं, तो वो हमें क्लियरली बताना रहेगा। फिर आता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं, गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपको सेम नहीं दिखेगा, मोस्ट ऑफ द गोल्स अलग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला, रिटेल स्टोर का गोल क्या होता है कि मुझे अपने सेल्स को इंक्रीज करना है। वहीं जो स्पेसिफिक सोसाइटी होता है उसका गोल है कि मुझे चिल्ड्रन को एजुकेशन देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन जो कि स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उन्हें मैं एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँ। है तो दोनों ही गोल, लेकिन दोनों गोल्स अलग अलग हैं। तो हर मैनेजमेंट में गोल्स अलग होंगे। मैनेजमेंट का काम क्या है? हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कंबाइन करना, यूनाइट करना और अपने गोल की तरफ लेकर जाना। दैट इज़ योर मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। मैं केस स्टडीज़ आपको बाद में बता दूंगी, पहले हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर जगह होता है। जैसे आप लोअर लेवल पर देखोगे वहाँ पर भी मैनेजमेंट है, टॉप लेवल पर देखोगे वहाँ पर भी मैनेजमेंट है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते इस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट नहीं चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। परवेसिवनेस इज हर जगह होगा। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर जगह मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी। A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. What managers do in India, the US, Germany or Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the differences in culture, tradition and industry. जितना एक पेट्रोल पंप को मैनेज करने की ज़रूरत है उतना ही एक हॉस्पिटल या किसी एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए। सेकंड चीज़ हमने क्या देखी यहाँ पर कि मैनेजमेंट तो चाहिए एक्सेप्टेड, लेकिन किस तरह का मैनेजमेंट होगा वो अलग अलग हो सकता है। देखो मैनेजर्स तो इंसान ही होते हैं और हर इंसान का मैनेज करने का तरीका एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो आपका मैनेजिंग के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन बेसिकली तो आप सभी अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हो, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी देखो, आप डायमेंशंस पढ़ेंगे 3। पहला डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक क्या था इनका मोटिव, कि कुछ ना कुछ काम तो हमें करना है। इन अ फैक्ट्री a product is manufactured. In a garment store, a customer's need is satisfied. And in a hospital, patient is treated. हॉस्पिटल का काम पेशेंट को ट्रीट करना। गारमेंट्स जहाँ पर कपड़े लेने जाते हैं, उनका काम क्या है, हमें जो सेटिस्फाई करे वो वाले कपड़े हमको देना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम तो हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. मैनेजमेंट क्या करेगा, गोल सेट करेगा और फिर वो स्ट्रैटेजी बनाकर देगा किस तरीके से आप उस गोल को फुलफिल कर सकते हो। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। अब इसको अपन थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आप 12th क्लास में हैं। अब आपने पहले डिसाइड तो कर लिया 12th में एंटर होते ही जुलाई में, यार मुझे तो कम से कम 95% तो चाहिए इस साल। आपने गोल डिसाइड करा। अब गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी बहुत सारी। बहुत से दिन ऐसे होंगे जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत से दिन ऐसे होंगे जब आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। बीच में कोई इश्यूज आ गए, फैमिली इश्यूज, फ्रेंड्स के इश्यूज, कुछ भी आ सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। सेकंड, डिसीजंस टू बी मेड। फ्रेंड तो बोल रहा है चल यार घूमने चलते हैं, लेकिन डिसाइड क्या करा था कि एक टॉपिक तो आज का कंप्लीट करेंगे। उस टाइम आपके माइंड को डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मुझे मेरा 1 साल बाद का गोल कंप्लीट करना है तो मुझे आज अपने फ्रेंड को मना करना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ घूमने नहीं जा रहा। डिसीजन लिया मैंने। प्लान्स टू बी इस्टेब्लिश्ड। जुलाई में ही आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर मुझे लास्ट में 95% चाहिए तो मुझे एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना गोल मुझे एक एक दिन का कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ईयर एंड पे 95% सिक्योर होगा। तो छोटे छोटे आपने प्लान्स भी बनाए। बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड। बजट मतलब पैसा कितना लगेगा। मुझे 95% चाहिए, अब उसके लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ, मैं रिफ्रेशर्स लेकर आ जाऊँ, मैं ऑनलाइन पढ़ूँ, वो मेरा तरीका है जो मैं डिसाइड करना चाहूँ, जिस अकॉर्डिंग मेरा बजट हो। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, आप दूसरों को ना दो, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। यार डेली 7 बजे उठना है, सुबह डेली 6 बजे उठना है। फिर मम्मी को बोल दो मम्मी आपको उठाना है मुझे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे डेली 6 बजे उठा दोगे आप। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सामने वाले को। एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी हर डिसीजन मेकिंग का अगर आप कंट्रोल अपने पास रखोगे ना बिजनेस में, तो कभी वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी। आज फिर अपने जो नीचे के वर्कर्स हैं वो बैठे रहेंगे कि ऊपर का जो मालिक आएगा वो बताएगा कि हमें क्या करना है और देन हम लोग आगे करेंगे। जो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग होती है पावर, जो अथॉरिटी होती है छोटी छोटी, वो आप डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट का मतलब अपने से नीचे वाले लोगों को वो अथॉरिटी आप दे सकते हो, सो दैट आपका काम स्टॉप नहीं हो जाए इसी रीज़न की वजह से कि यार मालिक आएगा वो मुझे बताएगा कैसे करना है। अगर इतनी छोटी सी रीज़न की वजह से बार बार काम रुकने लगा तो वैसे तो फिर आप काम कभी भी अचीव ही नहीं कर पाएंगे अपना गोल इस वे में। तो इसका मतलब हमें अपने काम को मैनेज करना है। दैट वॉज योर वन डायमेंशन। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमें लोगों को मैनेज करना है। देखो कैसे, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट। सबसे बड़ी असेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो होते हैं वहाँ के लोग। Despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for the manager. लोगों से काम कराना सबसे बड़ा काम होता है एक बिजनेस में। लोगों का मूड भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खराब मूड से काम करेंगे तो आप ही का चीज़ें खराब करेंगे, आप ही को लॉस होगा। तो उनसे काम भी कराना है, उनको लॉयल भी रखना है बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं हो जाए कि टॉप मैनेजर्स तो अलग हो गए और पूरे वर्कर्स ने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया।
इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होता है यहाँ पे। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस। अब मैनेजिंग पीपल के अंदर भी 2 डायमेंशन होते हैं। क्या क्या होता है? इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। आपको पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि होगा आपका भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, लेकिन जो लोग आपके पास काम करने आए हैं उनका कोई पर्सनल गोल भी तो होगा भाई। उनको आपसे कोई पर्सनल लगाव तो है नहीं जिस वजह से वो बिजनेस में आए हैं। उनको खुद को कुछ ज़रूरतें होगी, उनका खुद का कुछ गोल होगा जिसको वो अचीव करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके गोल का ध्यान रखें तो एट द सेम टाइम आपको उनके गोल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमको सबको एक ग्रुप ऑफ पीपल मानना है, भेदभाव नहीं करना है, साथ में मिलकर सबसे काम कराना है। किसी को आप नीचा फील करा रहे हो तो आप इस तरीके से अच्छा काम नहीं निकलवा पाओगे उनसे। हमको उनको विश्वास दिलाना होगा कि वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल by making their strength effective and their weakness irrelevant. Irrelevant का मतलब unimportant। हमें क्या करना है, हर इंसान में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं। आपको ऐसा ग्रुप बनाना है कि सबके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो तो हाईलाइट हुए, दिखे, आपको उससे प्रॉफिट मिले, लेकिन उनके वीक पॉइंट से आपको नुकसान नहीं हो बल्कि वो इग्नोर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा भाई मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर सकती हूँ, चीज़ों को बोल सकती हूँ मैं, लेकिन क्या बोलना है वो मुझे पता नहीं है। मैं बोल सकती हूँ लोगों के बीच में जाकर, स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस के सामने, लेकिन क्या बोलना है अगर वो मुझे नहीं पता तो ये मेरी वीकनेस है, इसकी वजह से मुझे लॉस होगा। अब मैनेजर को क्या देखना है, यार इसको बोलना आता है तो अपन इसके पीछे एक ऐसे इंसान को खड़ा रखो जिसको लिखना आता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ऐसे जिनको लिखना तो आता है लेकिन वो स्टेज पे जाके बोल नहीं सकते। अगर ऐसा हमने ग्रुप कंबाइन कर लिया तो मेरी जो वीकनेस है कि मैं लिख नहीं सकती वो इग्नोर हो गई, दूसरे इंसान की वीकनेस थी कि वो बोल नहीं सकता वो इग्नोर हो गई, और दोनों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट होकर बाहर आए तो कंपनी को 110% रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। देन इज थर्ड पॉइंट, management of operations. No matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए या तो कोई सर्विस आप दोगे या फिर कोई प्रोडक्ट बनाओगे, ये बेसिक चीज होती है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस which entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and the management of people. आप अगर बिजनेस में हो या तो आप सर्विस दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों को करने के लिए ही आपके पास इनपुट का भी फ्लो होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर एक प्लान चाहिए जिससे कि आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकोगे। तो आपका जो ऑपरेशन है कि आपको बेसिकली बिजनेस में करना क्या है, कौन सा काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक बना रही हूँ, बुक प्रिंट कर रही हूँ, तो बुक्स का कंटेंट क्या होगा, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। तो उन ऑपरेशंस को, उन छोटे छोटे कामों को भी एडजस्ट करना हमारे मैनेजमेंट में होता है। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस composite but separate functions: planning, organizing, directing, staffing, and controlling. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. You may have observed that Smita at Namchi, designer candles, performs several different tasks in a single day. Some days she may spend more time in planning a future exhibition, and on other days she may spend time in sorting out an employee's problem. The task of a manager consists of an ongoing series of functions. मैनेजमेंट में आप ये नहीं बता सकते किस दिन तो आपको मैनेज करना शुरू करना है
और किस दिन आपका मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा जब से आपने बिजनेस रन करना स्टार्ट करा है एंड द डे जब तक वो बिजनेस वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूसली मैनेज करना पड़ता है। कुछ ना कुछ छोटे बड़े इश्यूज आते रहेंगे, इश्यूज नहीं आए तो रेगुलर जो वर्क है आपको वो ही मैनेज करना है, लेकिन मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। फिर इसने एग्जाम्पल दिया स्मिता का जो कैंडल्स बनाती थी। किसी दिन तो वो क्या कर रही है, छोटे छोटे टास्क कर रही है, कैसे कैंडल बनाने के। किसी दिन वो प्लान कर रही है, किसी दिन वो कैंडल्स को सॉर्ट कर रही है, मतलब उसने खुद का बना लिया मुझे अलग अलग दिन क्या क्या करना है। कभी भी वो रुकी नहीं कि बिजनेस सेटअप हो गया तो अब मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि चलता ही रहेगा। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as members of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork and coordination of individuals' effort in a common direction. अब मैनेजमेंट एक इंसान से तो नहीं होगा, बहुत से ग्रुप्स होते ही हैं, लोग होते ही हैं मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंसान आ रहा है उसका खुद की कुछ ज़रूरतें हैं, पर्सनल ज़रूरत है। तो हर एक मेंबर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया उसका एक पर्सनल मोटिव तो था। हमें कैसे वर्क करना है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान बनाना है कि उनका पर्सनल गोल्स भी फुलफिल होते जाएं एंड हमारे ग्रुप के गोल्स भी फुलफिल होते जाएं। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। क्या करना है, उनके पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखो और अपने ग्रुप के गोल्स को भी ध्यान में रखो, दोनों में से किसी को भी इग्नोर मत करो, देन यू कैन अचीव द डिजायर्ड गोल। ये एक डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है। प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये एक एक पॉइंट डिटेल में दे रखा है इसके आगे। Then is at the same time management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunities change. हमारा अगर बिजनेस है तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी ग्रो होने का मौका देना चाहिए। अगर वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक हैं तो उनके पास भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, प्रमोशंस दो, जिससे कि वो आपके बिजनेस से जुड़े रहें। 6th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक क्यों बोला यहाँ पे, बिकॉज चेंज इन्वायरमेंट में होता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट स्टॉप हो जाए, इसमें कोई चेंज नहीं हो। आपने आज कुछ प्लान करा, कल आपको उसको वापस से बदलना पड़ सकता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. You probably know that McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to survive in the Indian market. अब एनवायरनमेंट है, बदलता रहता है, हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स को, अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको मॉडिफाई करते रहना है। मैकडोनल्ड्स ने क्या करा था, जैसा पिज़्ज़ा एक्चुअली मैकडोनल्ड्स बनाता है, बर्गर जैसा मैकडोनल्ड्स बनाता है, तो वैसा बर्गर अगर वो इंडिया में देता ना तो कोई भी उसको कंज्यूम नहीं करता, बिकॉज इंडिया में स्पाइसी फूड्स खाए जाते हैं और बर्गर जो बेसिक बर्गर होता है वो स्पाइसी नहीं होता इतना। तो पहले इसने इंडियन मार्केट को स्टडी करा और फिर हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंग इसने अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करा, प्रोडक्ट को ही बदल दिया। इसने लोगों को नहीं बदला, लोगों को बदलने नहीं आया ये कि यार मैं तो यही प्रोडक्ट बनाता हूँ, तुम इसको कंज्यूम करो, लोगों को नहीं बोला चेंज हो। इसने अपना जो बेसिक प्रोडक्ट था उसी में मॉडिफाई कर दिया। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमेशा बिजनेस को ही एडजस्ट होना पड़ता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस एडजस्ट हो जाएगा कभी, आपके अकॉर्डिंग लोग एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा बिजनेस को एडजस्ट होना है, बिकॉज यू नीड कस्टमर्स।
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल वो होता है जो दिखता नहीं है, जिसको टच नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट भी वैसा है, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट इज एन intangible force that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization functions. The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is order lines instead of chaos. अब आप कैसे पहचानोगे कि किसी जगह मैनेजमेंट है या नहीं है? अगर वहाँ के गोल्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, सारा काम ऑर्डर में हो रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट देयर इज मैनेजमेंट। तो ये चीज़ आपको फील करनी होगी, आप इसको देख नहीं सकते हो। सो दीज वर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दी ऑब्जेक्टिव्स इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच।